नमस्कार। भृगु लीनियज पॉडकास्ट में मैं राजीव भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो वो जंगलों में रहता था। तब वो जैसा चाहता था वैसा करता था, कोई रोक टोक नहीं थी। किसी को मार भी डालता था तो एक सामान्य सी बात होती थी। धीरे धीरे हम सामाजिक प्राणी बनने लगे तो सुधार आना शुरू हुआ। कायदे कानून भी बने, अच्छे बुरे के भेद भी होने लगे। फिर राजे महाराजे आए, प्रजा भी बनी। अब जब प्रजा बनी तो उसको संभालने के लिए सेना भी व्यवहार में आई और सेना को संभालने के लिए सेनापति नाम की पद की उत्पत्ति हुई। आज भी हमारी सेनाएं अपनी सीमाओं को संभाल रही हैं, पर आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस है जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रहती है। आप सोच रहे हैं कि आज मैं सेना और पुलिस की बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कि आज हमारे बीच एक सेनापति ही है। कम से कम मैं तो उन्हें यही कहूंगा। मिलिए हमारे आज के मेहमान श्री राजू भार्गव जी से, जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गांधीनगर गुजरात के पद पर कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत खुशी है आज आपके भृगु लाइनेज के इस पॉडकास्ट पे आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका जन्म अजमेर राजस्थान में हुआ। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, कुछ उस समय की यादें, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज एक्सेट्रा। सर, मैं 16 अगस्त 1966 को मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री बिशन कुमार भार्गव, और माताजी मेरी श्रीमती उषा देवी भार्गव जो मथुरा से थी। मैं 4 भाइयों में सबसे छोटा था। मुझसे 3 भाई बड़े थे, और जो हमारे दादा थे वो कभी इंग्लैंड गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने के लिए, लेकिन वहाँ शायद उस परीक्षा को उन्होंने पास नहीं करा, तो वो बार एट लॉ बन के वापस लौटे इंग्लैंड से, और उन्होंने सिंधियास के संग अपनी करियर की शुरुआत करी। मेरी जो स्कूलिंग है वो सेंट एंसलम्स अजमेर में हुई। ये 1904 का स्थापित स्कूल है, और हम लोग वहाँ पे तीसरी पीढ़ी थे कि जो उस स्कूल के अंदर शिक्षा ले रहे थे। उसके बाद 12वीं क्लास पास करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से अपना बीएससी ऑनर्स करा मैथमेटिक्स में, और वहीं से एमए इकोनॉमिक्स पास करके मैं जयपुर एमबीए करने गया। वहाँ से मैंने 1991 के अंदर एमबीए पास किया, और एमबीए पास करने के बाद जैसा होता है उस टाइम पे एमबीए की काफ़ी डिमांड थी, मांग थी। कॉर्पोरेट सेक्टर्स से भी काफ़ी कुछ ऑफर्स आए, पर एक जो पिताजी का हमेशा कहना था कि एक पीढ़ी में से कम कोई सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करे, तो उनकी बात मान के मैंने अपने ये सब्जेक्ट्स भी चूज़ करे। अपना जो पूरा प्लानिंग थी वो इसी तरह से करी कि कोशिश करें कि हम सिविल सर्विसेज करें, और क्योंकि उनका हमेशा ये कहना था कि तुम्हारे दादाजी ने कोशिश करी, हमने कोशिश करी, अब मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई कोशिश करे। और मुझे खुशी है कि आखिर मेरी मेहनत रंग लाई, और मैं 1995 के अंदर आईपीएस में जुड़ाया। आपने पढ़ाई के बाद टीचिंग को क्यों चुना, जबकि आपके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट से काफी ऑफर आए थे? ऐसा क्यों किया? सर, उसकी 2-3 मुख्य कारण थे कि एक, जैसे मैंने कहा कि फोकस ये था कि सिविल सर्विसेज को चुना जाए, क्योंकि अजमेर एक सी कैटेगरी का शहर था, और हम लोग जब बड़े हो रहे थे स्कूलों के अंदर फंक्शंस होते थे, एनुअल डे बनता था, तो उसमें कलेक्टर और एसपी को मुख्य अतिथि तरीके बुलाया जाता था। तो हम वो देखते थे कि उस ओहदे की क्या गरिमा है, उस नौकरी की क्या अहमियत है। तो एक, जैसे कहते हैं ना कि आप हमेशा किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो हमको भी लगा कि आज भी वर्तमान भारत में भी इन सर्विसेज की बहुत अहमियत है, और यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, एक सोशल रिकग्निशन मिलता है। तो इससे बढ़िया नौकरी शायद कोई और हो नहीं सकती है। तो एक उस थॉट प्रोसेस के से हम बड़े हो रहे थे। दूसरा ये था कि अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करें
उस वक़्त ऑफ़र्स बहुत थे, बजाज इलेक्ट्रिकल से ऑफ़र आया, ग्रासिम से ऑफ़र आया, यहाँ तक कि एयर इंडिया के अंदर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन टीचिंग से एक फ़ायदा ये था कि आप खुद अपने आप को तैयार कर रहे थे और एक बड़ा अच्छा जैसे पढ़ाने से एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो कई लोगों का भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं साथ के साथ, और आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये मुख्य कारण हो के इसीलिए मैंने वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स का ऑफ़र नहीं उस वक़्त एक्सेप्ट किया, और मैंने अपने करियर की शुरुआत कहिए तो एक स्कूल से करी। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल्स के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए इकोनॉमिक्स टीचर और टेनिस कोच। वहाँ से मैंने ये अजमेर यूनिवर्सिटी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की स्थापना हुई थी, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर तरीके मैंने ज्वाइन किया, और वहीं से मैंने ये परीक्षा दी और परीक्षा पास की। सर उन दिनों कोई और साधन होते नहीं थे एंटरटेनमेंट के, और स्कूलों में भी कम से कम ये था कि स्पोर्ट्स को थोड़ा महत्व दिया जाता था। तो बचपन से छोटा होने के नाते बड़े भाई थे, कज़न्स थे, तो वो सब लोग वहीं घर के अंदर क्रिकेट खेला करते थे, कुछ बैडमिंटन इस तरह का खेला करते थे। तो एक शुरुआत से ही थोड़ा सा एक माहौल मिला कि जहाँ स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी गई, थोड़ी सी अहमियत दी गई, और उसको मैंने पिक किया। स्कूल के अंदर भी थोड़ा सा हमको मौके मिलते गए, पर टेनिस मेरा पहला गेम नहीं था, मेरा पहला गेम क्रिकेट ही था। मैं स्कूल तक स्कूल क्रिकेट टीम में खेलता रहा। उसके बाद जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और कॉलेज आए तो क्रिकेट की टीम में मतलब प्रवेश करना बहुत मुश्किल था, वहाँ कंपटीशन बहुत था, और जैसे कहते हैं ना, एक ग्रुपिज़म बहुत था। तो हमको लगा कि शायद यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने अपना गेम बदला और मैं टेनिस की तरफ अग्रसर हो गया। और ये रहा कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोचिंग गाइडेंस मिलती रही, गेम थोड़ा सुधरता रहा, उसके हिसाब से मैं टेनिस में ही आगे बढ़ता रहा। और आज दिन तक इतने साल हो गए, आज दिन तक मैं इस गेम को खेलता हूँ, और रोज़ सुबह इस कम से कम 1.5 घंटा इस गेम को मैं देता हूँ। और पिछले 1-2 साल से मैंने टेनिस के साथ साथ गोल्फ़ को भी अपने उसमें शामिल कर लिया है। तो हफ्ते में 4 दिन टेनिस होती है और 2 दिन गोल्फ़ होता है। ये अभी मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। आपके मन में क्या ऐसा चल रहा था कि आपने इतनी बड़ी कंपनी के ऑफर को ठुकरा दिया? सर कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना थोड़ा फ्यूचर को भी सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बड़ा डाइसी एग्ज़ाम है। इसमें बहुत मेहनत मांगता है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिली तो काफ़ी एक सेटबैक सा मिलता है। इसलिए एयर इंडिया उस वक़्त बहुत ही प्रीमियम एयरलाइन थी, और उसका जॉब जो हुआ, मैं आपको यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगा कि इसकी एक ऑल इंडिया परीक्षा हुई थी, और उस वक़्त जिस पोस्ट का मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल एंड प्लानिंग रिलेशन ऑफिसर, वो सिर्फ 4 पूरी जगह थी ऑल इंडिया के अंदर, और उस 4 में से भी जनरल कैटेगरी की सीट एक ही थी, और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। मैं बॉम्बे गया भी, एयर इंडिया के ऑफिस में मैंने अपने पेपर्स भी सबमिट करे ज्वाइन करने के, लेकिन उसी वक्त दूसरे दिन ही मेरा अजमेर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आ गया, कॉल लेटर आ गया। तो मैं वहाँ से वापस उस असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए वापस आ गया, और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपनी इसी जो एक पैशन था पढ़ाने का, उस पैशन को कंटिन्यू करा, और 2 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया। आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से शुरू करी? सर मैंने ये पढ़ाई अपनी सिविल सर्विसेज की एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद शुरुआत करी, और ये जैसे मैंने कहा कि ये एग्ज़ाम बड़ा डाइसी होता है, और बड़ा कॉम्पिटिटिव भी होता है, क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं, और
कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। बहुत ही सारे लगभग ऑल इंडिया 3 से 4 लाख उस वक़्त के लोग इस परीक्षा में बैठते थे और कुल सीटें जो होती थी वो 1000 के आसपास होती थी। मल्टी लेयर्ड एग्ज़ाम है, आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद फाइनल क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है और कंबाइंड मेरिट में आपको टॉप 100 या 150 में अगर आप आते हैं तभी आपको अच्छी सर्विस जो आप चाहते हैं वो सर्विस मिलती है। तो बड़ा उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को अपीयर करें। तो मेरी जो पहला अटैम्प्ट हुआ तो उस पहले अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया और थोड़ी सी निराशा हुई। दूसरे अटैम्प्ट में मैं उस वक़्त MBA कर रहा था तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, पर इंटरव्यू शायद इतना अच्छा नहीं गया कि जिससे वजह से मेरी मेरिट नहीं बनी। तो एक बड़ा थोड़ा सा एक निराशा हुई क्योंकि सालों की मेहनत होती है और वो एक झटके में पूरी हो जाती है। आपको फिर से ज़ीरो पे जाना पड़ता है और ज़ीरो से फिर आपको है ना 100 तक का सफ़र तय करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बीच में गैप लिया, फिर मैं ये पढ़ाता रहा, इस प्रोफेशन में आया और उसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और मैं सफल हुआ। आपके IPS चुने जाने पर उस समय आपके घर का क्या माहौल था? बधाई देने का तांता लग चुका होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो रिज़ल्ट पता करने का भी एक बड़ा मुश्किल ज़रिया होता था। टीवी के ऊपर जो रात के 9 बजे की न्यूज़ आती थी दूरदर्शन की, उस दूरदर्शन की न्यूज़ में ये डिक्लेयर होता था कि आज UPSC सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और उसमें जो टॉप के 3-4 लोग होते थे उनके विषय में बताया जाता था। अब आपकी एक मथोमत होती थी कि आप कैसे अपना रिज़ल्ट पता करें। तो रात के लगभग 11 बजे ये एक प्रेस के माध्यम से हमको लिस्ट मिली। मैंने प्रेस में फ़ोन किया, उसने लिस्ट में मेरा नाम देखा और बोला कि तुम आओ। मैं वहाँ गए और देखा तो उस लिस्ट में हमारा नाम था। मेरी ऑल इंडिया 82nd पोजीशन थी और क्योंकि मैंने कहा जैसे कुछ मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने लैंडलाइन पे अपने घर पे फ़ोन करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और क्योंकि रात के 11:30 पौने 12 बजे थे, सब सो भी गए थे और सबको मतलब कहते हैं ना कि उम्मीद होती है लेकिन 50-50 उम्मीद होती है। पर जैसे ही सबको मालूम पड़ा कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो बड़ा सब ने काफ़ी खुशी व्यक्त करी और क्योंकि मैं प्रेस से इस बात को मैंने ज़ाहिर करी तो प्रेस वालों ने तुरंत मेरा वहाँ पे इंटरव्यू लिया उसी वक्त और पेपर में छापा। तो अगले दिन सुबह ही सुबह ये न्यूज़ मेरी फ्रंट पेज पे मेरी फ़ोटोग्राफ के संग मेरे सिलेक्शन की न्यूज़ सबको मालूम पड़ी और तुरंत लोगों के लैंडलाइन, क्योंकि मोबाइल था नहीं, तो लैंडलाइन पे कॉल आने लगे। कई लोग घर पे भी आए, घर पे भी उन्होंने बधाई दी और बड़ा एक अच्छा मतलब एक आपके लिए भी एक बहुत बड़ा पल था कि आपने अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की एक ड्रीम को पूरा किया और घर को भी, पूरी फैमिली को भी आपने एक सम्मान प्रदान किया। आपके माता पिता और घर में और रिलेटिव्स के बारे में तो हम समझ सकते हैं कि क्या उनका प्रतिक्रिया रहा होगी, बट जब आपने प्रेस के ऑफिस में जाके ये पूछा और आपको एकदम पता लगा कि आपने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया है, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? आपको कैसा लग रहा था ये देख के, समझ के? देखिए, पहली वक्त तो बिल्कुल आपको एक है ना, जैसे कहता है ना, एक रिलीफ महसूस होती है कि हाश ये मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मतलब जैसे कहते हैं कि आपको दोबारा उस चीज़ को फिर से नहीं प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आप कह नहीं सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप कभी भी इस एग्ज़ाम में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा कई अपने साथियों को कि इतनी उन्होंने तनतोड़ मेहनत करी, मतलब पूरे सब कुछ उन्होंने छोड़ा और 18-18, 19-19 घंटे उन्होंने मेहनत करी, लेकिन वो फिर भी उनसे वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ।
तो उसकी वजह से आप कभी भी श्योर नहीं होते हो कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पर जब आपका रिज़ल्ट आपके सामने आता है और अच्छी रैंक आपके पास सामने होती है, तो एक अंदर से एक बहुत बड़ी रिलीफ की फीलिंग होती है, और लगता है कि एक जो कार्य आप लेकर चले थे, जो लक्ष्य आप लेकर चले थे, वो आपने पूरा कर लिया। आपके आईपीएस की शुरुआत कैसे हुई? सुना है वहाँ बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। तो ये 2 ट्रेनिंग्स हमको दी जाती हैं। एक जो ट्रेनिंग होती है वो कॉमन ट्रेनिंग होती है, और वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेशन जो मसूरी के अंदर है, वहाँ पे कंबाइंड ट्रेनिंग होती है। सभी जो और सर्विसेज के जो लोग होते हैं उनके संग हमारा ये ट्रेनिंग होता है। उसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। 16 हफ्ता का वो कोर्स होता है, और वो कोर्स जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 16 हफ्ते की, उसके बाद सभी जो सर्विसेज हैं वो अपनी अपनी एकेडमी में चली जाती हैं। आईएएस वाले हैं वो मसूरी में रह जाते हैं, आईपीएस वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, वहाँ चले जाते हैं। फॉरेस्ट वाले देहरादून चले जाते हैं। इस तरह से अलग अलग एकेडमी सबकी है, वो अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए वहाँ चले जाते हैं। जाहिर है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्विस है और रेजिमेंटेशन यूनिफॉर्म सर्विसेज का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ की ट्रेनिंग भी टफ होती है। और क्योंकि हमारा वो सबका बैकग्राउंड नहीं होता है कि सब एथलीट्स नहीं होते हैं, सब स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो इसलिए उस ट्रेनिंग को शुरू में अडॉप्ट करने के अंदर थोड़ी तकलीफ़ पड़ती है। बट उन लोगों के जो ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं उससे धीरे धीरे वो ट्रेनिंग में आप आ जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत होती है। आपको घुड़सवारी भी करवाते हैं। उसके बाद फ़िज़िकल ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा कि वो भी होती हैं। ड्रिल्स बहुत होती हैं, उसमें आपकी वेपन फायरिंग भी होती है। उसके अलावा जो इंडोर क्लासेस होती हैं वो भी एक नए सब्जेक्ट्स के संग होती हैं। लॉस आपको सब नए पढ़ने पड़ते हैं। और मतलब सुबह से शाम तक आप सोचिए कि वो आपको बिल्कुल बिज़ी रखते हैं, और अगले दिन फिर वही रूटीन होता है। तो शुरू में तो टफ़ लगता ही है, 1 महीना 2 महीना बॉडी को भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर जैसे जैसे टाइम निकलता है आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, और फिर वो ट्रेनिंग का अपना मज़ा आता है। ट्रेनिंग के बाद आपको कौन सी जगह भेजा गया? वहाँ क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? क्योंकि आपकी तो वो पहली पोस्टिंग थी, तो आपको कोई इस चीज़ का तजुर्बा तो था नहीं। आपने कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए? सर क्योंकि ये तो एकेडमी की ट्रेनिंग थी, उसके बाद एकेडमी की ट्रेनिंग के बाद हमारे और भी अटैचमेंट्स होते हैं, आर्मी के संग अटैचमेंट्स होते हैं। हम लोग जब आर्मी के संग अटैचमेंट पे गए तो हम लोग मणिपुर में थे, और मणिपुर का एक बहुत ही रिमोट डिस्ट्रिक्ट था चंदेल, वहाँ पे चूड़ा चांदपुर करके जगह थी, वहाँ हमको भेजा गया। और बिल्कुल ही जंगलों के अंदर वो कैंप था। वहाँ उस वक़्त इंसर्जेंसी भी काफ़ी थी, तो 15 दिन हम लोगों ने उन जंगलों के अंदर आर्मी के कैंप के अंदर बिताए। और यहाँ तक कि जब दिवाली पड़ी तो दिवाली पे पटाखे भी चलाने वहाँ पे बंद थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर पटाखा चला और उसमें कोई फायरिंग हो गई तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये फायरिंग हुई कि पटाखा चला। तो बड़ी अंधेरे के अंदर हमने पहली अपनी दिवाली वहाँ पे बनाई ट्रेनिंग के बाद। और उसके बाद 3 महीने हम लोग सीआरपीएफ के संग कश्मीर में रहे। और आप जानते हैं कि 1989 से लेके कश्मीर के अंदर उग्रवाद काफ़ी था, और हम लोग 1.5 महीने करीब कारगिल के अंदर रहे। और उस वक़्त काफ़ी कारगिल में बमबारी भी होती थी, हमारी तरफ से भी बमबारी होती थी, वो भी हमने महसूस करी, देखी हमने। और 18 हज़ार फीट के ऊपर हमारी जो पोस्ट हैं जो लगी हुई है, वहाँ पे भी जाने का मौका मिला। बड़ा टफ़ था, क्योंकि इतनी चढ़ाई चढ़नी कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। वहाँ गए, वहाँ रहे भी, ठंडी ठंडी सरद हवाओं के बीच में, बिल्कुल जो हट होती है उसमें रहे, और उसको एक्सपीरियंस किया। तो बड़ा एक मतलब ये ट्रेनिंग का एक अपना एडवांटेज था, जो कभी शायद हमको और कहीं नहीं मिलता। और ये सब ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक प्रोबेशन का ही पार्ट होता है कि जब हमको 1 साल के लिए आपका जो कार्डर होता है, जो मेरा गुजरात कार्डर है, तो वहाँ पे भेजा गया। और वहाँ पे अलग अलग धीरे धीरे हमको सिखाया जाता है, हमको अलग अलग ऑफिसेज में भेजा जाता है। और 3 महीने के लिए आपको एक
पुलिस स्टेशन का थानेदार भी बनाया जाता है और आपको पुलिस स्टेशन की कामगिरी सीखने को मिलती है। आप जैसे आपने कहा कि तजुर्बा नहीं होता है, तो ये तजुर्बा लेने के लिए ही इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके संग आपके मेंटर्स होते हैं, आपके ऑफिसर्स होते हैं, आपके नीचे वाले होते हैं जो आपको इन सब चीज़ों से माहितगार करवाते हैं, वाकिफ़ करवाते हैं, और ये धीरे धीरे आप इन सब कामों को एक्सपीरियंस करते हैं और उससे फिर आप अपनी आगे की जो कैरियर है उसकी नींव मजबूत करते हैं। आप बहुत कम समय के लिए अहमदाबाद भी रहे, डीसीपी ट्रैफिक के पद पर। वहाँ का अनुभव क्या रहा आपका? तो ये मेरा पहला प्रमोशन था और मैं एज अ डीसीपी ट्रैफिक अहमदाबाद सिटी के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई। ट्रैफिक तो आप जानते हैं कि आज भी चैलेंज है, उस टाइम पे भी चैलेंज था, और एक मौका था, नए अधिकारी थे, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा बताने का, जिससे कि आपकी आगे की पोस्टिंग भी जो हो वो अच्छी हो। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टेन्योर था, सिर्फ 5 महीने का टेन्योर मिला मेरे को अहमदाबाद सिटी के अंदर। हमने उस दरमियान ट्रैफिक के पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करी कि कैसा पैटर्न है, किस टाइप की गाड़ियाँ वहाँ पे डोमिनेट करती हैं ट्रैफिक को, कौन कौन से एरियाज़ हैं कि जो आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि ओल्ड सिटी न्यू सिटी का बड़ा वहाँ पे एक अच्छा एमलगेशन है। आपको नदी के एक तरफ पूरा पुराना अहमदाबाद दिखेगा, नदी के दूसरी तरफ आपको नया अहमदाबाद दिखेगा, और वो अहमदाबाद जो डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था, तो उसको किस तरह से हम प्लान करें कि वहाँ पे जो शुरुआती प्रॉब्लम्स होती हैं वो शुरुआती प्रॉब्लम्स नहीं हो। वो सब हमने शुरुआत करी, उस पर थोड़ा बहुत काम भी किया। लोगों को जिसे कहते हैं ना कि आपके ट्रैफिक के अंदर 3 चीज़ें काम करती हैं, एक तो एजुकेशन काम करता है, एक एनफोर्समेंट काम करता है, और तीसरा आपका इंजीनियरिंग काम करती है। तो इन तीनों को लेकर हम चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि अल्टीमेटली आप ही हैं जो ट्रैफिक को ठीक कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ मदद कर सकते हैं। तो वो एक छोटा सा अनुभव था, लेकिन अच्छा अनुभव रहा। मैं साहब आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जिसको बड़े बड़े राजनेता भी अवॉइड कर जाते हैं। अब देखते हैं आप पास करते हैं या आप इसका ऑनेस्टली जवाब दे पाते हैं। आप जब गोधरा में एसपी थे तो वहाँ गोधरा ट्रेन कांड जो बहुत ही इनफेमस हुआ था, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और आप वहाँ उस शहर के एसपी थे। तो आपको इसको संभालने का कैसा अनुभव रहा? और क्योंकि इस समय तो जान की बहुत वो थी कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर जाएगा, तो आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया, इस सिचुएशन को? सर, एक ये गोधरा का जो इंसिडेंट है और जो बना वो मेरी पूरी कारकिर्दी का या मेरी पूरी करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। क्योंकि करियर के शुरुआत में जब आप बिल्कुल 5-6 साल की नौकरी होती है और बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों का अनुभव नहीं होता है कि आप इतने बड़े पैमाने पे जब कोई बनाव बने तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसके कई और भी डायमेंशंस होते हैं जो मैं शायद अभी यहाँ पे नहीं आपके संग शेयर कर पाऊँगा। पर जो आप की एक अपना सिखलाई होती है, जो आपको सिखाया जाता है, जो दूसरा आप खुद अपनी उस चीज़ को मानते हैं, अपनी बिलीफ्स के अंदर जो आप मानते हैं कि जो सही है आप वो करेंगे, और जैसे जो करना चाहिए वो आपको करना है। अगर आप उस चीज़ के अंदर विश्वास रखते हैं और आप वो कर पाते हैं और कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। ये जो इंसिडेंट हुआ ये एकदम से हुआ। हमको इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, ना कोई इल्म था हमको कि इस तरह का कोई इंसिडेंट बनने वाला है। ये एकदम से इंसिडेंट बना। हम लोग जो हमारे सामने जो चीज़ आई, जैसी परिस्थिति आई, हम उसी चीज़ और परिस्थिति को डील करते गए। जैसे कि सुबह बना लगभग 8 साढ़े 8 बजे, और तुरंत हमने उस स्थिति का जायज़ा लिया, मैं, कलेक्टर और हमारे सीनियर अधिकारियों ने, और यही डिसाइड किया कि परिस्थिति को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
गोधरा का अपना एक इतिहास रहा है और वो इतिहास 1947 से रहा है और वो काफ़ी वॉलेटाइल इतिहास है। तो उस शहर का, उस ज़िले का इतिहास, उसका बैकग्राउंड को समझते हुए हमने अपने एक्शन लेने शुरू करे और सब लोगों का सपोर्ट मिला। उसके अंदर लोगों का सपोर्ट मिला, सरकार का सपोर्ट मिला, अपने सीनियर अधिकारी का सपोर्ट मिला और हम लोग जो हमने एक्शंस लिए उससे हम लोग ने काफ़ी परिस्थिति को कंट्रोल में रखा। और मेरे को खुशी है कि हम लोग जितनी भी जान बचा सके, लोगों की प्रॉपर्टी को बचा सके, वो हमने करा और उसमें हमको सफलता भी मिली। 2010 में आपने डीआईजी का भी पद संभाला, उसके बारे में कुछ बताइए। आईपीएस में सब 4 साल, 14 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल के माइलस्टोन्स होते हैं और 4 साल में आप एएसपी से एसपी बनते हैं। 14 साल की नौकरी के बाद आप डीआईजी का पदभार संभालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही मेरा भी 2010 जुलाई के अंदर एसपी से प्रमोशन हुआ एज डीआईजी और मेरी पोस्टिंग जो हुई वो डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर की तरीके से पुलिस मुख्यालय के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई। पुलिस की जो आप देखेंगे कि जो 2 मुख्य कामगिरी है वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होती है और दूसरा होता है क्राइम प्रिवेंशन। और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा पैमाना है कि इलेक्शंस होते हैं तब भी हम कायदे व्यवस्था की बात करते हैं, कोई रिलीजियस त्यौहार होते हैं तब भी हम कायदे व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उस वक्त भी हम कायदे व्यवस्था की बात करते हैं। छोटी छोटी घटनाओं के से भी कायदे व्यवस्था कई बार बिगड़ से जाते हैं। तो बहुत एक अहम भाग है पुलिस का जो एक लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। मेरी उस लॉ एंड ऑर्डर डीआईजी तरीके मेरी पोस्टिंग हुई और मैं डीजीपी गुजरात का स्टाफ ऑफिसर तरीके भी काम कर रहा था। तो इन सभी घटनाओं का अवलोकन करना, वहाँ पे उसके बाद उसमें क्या एक्शन लिया गया या क्या एक्शन लेना चाहिए था या क्या एक्शन लेना पड़ेगा, उन सब की जानकारी डीजी को तक पहुंचानी और आगे की रणनीति तय करना, ये मेरा मुख्य काम था। आपको 2012 में भारत के राष्ट्रपति से पुलिस मेडल से सुशोभित किया गया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। इतना बड़ा मेडल वो भी राष्ट्रपति से लेते हुए आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? ये जो मेडल मेरे को मिला, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, ये कोई भी आईपीएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के लिए पहला माइलस्टोन होता है, पहला पदक होता है। और ये पदक आपकी जितनी भी पुरानी सर्विस है, मतलब जब से आपने अपना कैरियर शुरुआत किया और तब से और अब तक का, उसका पूरी एक सर्विस का अवलोकन होता है। और पूरे समग्र हिंदुस्तान में ये से नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं। साल में 2 बार ये नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। और उन सभी नॉमिनेशंस का बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से इसका स्क्रूटनी होती है और उस स्क्रूटनी के बाद आपको ये पदक इनायत किया जाता है। ये आपकी सर्विस, आपकी कामगिरी का जिसे कहते हैं कि वैलिडेशन होता है कि आपने मेरिट पे काम किया, अच्छा काम किया, आपका कैरियर क्लीन रहा, आपके कैरियर की या आपकी सर्विस में कोई आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा नेगेटिव मार्क नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आप उस मेडल के हकदार बनते हैं और आपकी कामगिरी को वैलिडेट किया जाता है, तो एक खुशी की बात होती है। एक आपको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है, एंकरेजमेंट मिलता है कि आप और अच्छा आगे काम करें। सन 2013 में आपको डेपुटेशन पर सीआरपीएफ में अजमेर भेजा गया। अपने होम टाउन में वापस जाकर आपको काफी खुशी हुई होगी, पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। बिल्कुल सर, ये इतने साल एक ही तरह का काम करते करते थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, ऊब से गए थे। तो हमको लगा कि कुछ चेंज लेना चाहिए, बाहर भी निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। और एक अपॉर्चुनिटी आई कि सीआरपीएफ के अंदर अजमेर में जगह खाली हुई। उस वक़्त गुजरात से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री से हमने परमिशन लेके और डीजी सीआरपीएफ को रिक्वेस्ट किया
और मेरे को उन्होंने अजमेर की पोस्टिंग देने का वादा किया। मैंने अपने पेपर्स प्रोसेस करवाए और हम लोग जुलाई 2013 में गुजरात से अजमेर गए। अजमेर क्योंकि अपना घर था, अपना होम टाउन था, और कुछ अजमेर छोड़े हुए भी लगभग 15-16 साल हो गए थे, तो दोबारा एक बार वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो जब मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने डीआईजी सीआरपीएफ की तरीके से ज्वाइन किया, तो जो पुराने दोस्त थे, पुराने रिलेटिव्स थे, उन सब से वापस कनेक्शन हुआ। और क्योंकि मैं उस वक़्त एक राजू भार्गव की तरह से नहीं गया था, मैं एक डीआईजी राजू भार्गव की तरफ से गया था, तो वो एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट अलग मिली। बड़ा अच्छा लगा, रिकग्निशन मिला, सभी लोगों ने उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया। यहाँ तक कि जब स्कूल से चीफ गेस्ट बनने का निमंत्रण आता था तो बड़ा अच्छा लगता था कि जिस स्कूल में आप पढ़े वहाँ पे आज आपको बुलाया जा रहा है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है और आप वहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही कॉलेज के अंदर बुलाया जाता था। वहाँ के जो उस वक्त के स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स को आप मेंटरिंग करते थे, काउंसलिंग करते थे, अपनी यात्रा के बारे में बताया करते थे, तो बड़ा अच्छा सा एक फील होता था और एक सेटिस्फेक्शन भी होता था कि आपके सारे जो फैमिली के क्लोज लोग हैं, आप उनके संग वहाँ रह पा रहे हो। नहीं तो ये संभव नहीं था कि आपको इतना बड़ा एक ब्रेक मिले, इतना बड़ा मौका मिले कि आप लगभग 2 साल जितना वहाँ पे अपनी फैमिली के संग रह के और काम करें। 2015 में आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी कोबरा बना दिया गया। यह कोबरा क्या है और इसका क्या काम होता है? सर, मेरा जब प्रमोशन आया नवंबर 2015 में और मेरे को कोबरा की पोस्टिंग मिली। कोबरा की पोस्टिंग मेरे लिए बहुत सम्मानजनक बात थी, क्योंकि उस वक़्त एक इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे आंतरिक सुरक्षा के अंदर नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में नक्सलवाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहा था और ये बहुत बड़ी एक चैलेंज हमारी आंतरिक सुरक्षा को थी। और 2008 में एक नक्सलवाद का बहुत बड़ा हमला उड़ीसा के अंदर हुआ और वहाँ पे जो पुलिस की पूरी आर्मरी थी, वो आर्मरी लूटी गई। उस वक़्त इस कोबरा फोर्स का गठन सीआरपीएफ में किया गया और कोबरा का पूरा फुल फॉर्म था कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, COBRA करके। और ये एक एलीट फोर्स थी जिसकी पूरी जंगल ट्रेनिंग की गई थी और इनका मकसद सिर्फ यही था कि जंगलों में जाके कोबरा के जो सारे सैनिक हैं वो नक्सल के जो गढ़ हैं, उन गढ़ों के अंदर जाके नक्सलवाद को ख़त्म करें और उनका सफाया करें। उस फोर्स को हेड करने का मेरा मौका मिला। उससे मेरे को ना इन ऑपरेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, बल्कि ऐसे ऐसे इलाकों में जाने का मौका मिला कि जहां शायद आम आदमी की तरह से या एक पुलिस अधिकारी की तरीके से भी शायद जाने का कभी मौका नहीं मिलता। मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एक 1.25 साल का जो मेरा टेन्योर रहा, उस टेन्योर के अंदर कई बार मैंने बिहार की यात्रा करी, झारखंड के जंगलों की यात्रा करी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जंगलों के अंदर मैं गया और इन फोर्स के संग काम किया और ये देखा कि कितना बड़ा हमारा एक चैलेंज है कि इस नक्सलवाद को हम लोग जो लड़ रहे हैं और उसको जो सामना कर रहे हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। आपका उल्फा और नागा इंसर्जेंट्स से भी सामना हुआ। ये जो ग्रुप्स हैं, ये बहुत खतरनाक ग्रुप्स हैं जो छुपकर तबाही मचाते हैं। आपके यहाँ के कुछ ऐसे जरूर से संस्मरण होंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले। मैं सीआरपीएफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे मौके दिए जो शायद गुजरात में रह के मेरे लिए संभव नहीं थे। कोबरा का मेरा टेन्योर के बाद मेरे को असम भेजा गया
असम में जोरहाट के अंदर मेरी पोस्टिंग थी और मेरे पास आधा असम और पूरा अरुणाचल प्रदेश की जवाबदारी थी। वैसे उन दिनों इंसर्जेंसी काफ़ी हद तक ख़त्म सी हो गई थी, लेकिन फिर भी इनके सारे जो कार्डर्स थे, चाहे वो उल्फा हो, चाहे वो बोडो हो, चाहे वो कार्बी हो, चाहे वो NSCN IM हो, चाहे NSCN के ग्रुप हो, ये काफ़ी सक्रिय थे कई कई क्षेत्रों के अंदर और इन्होंने काफ़ी अपना दबदबा बनाया हुआ था। वो एक टाइम था कि जब इनका सिक्योरिटी फोर्सेस से काफ़ी आमना सामना होता था, लेकिन फिर भी वो उस तरह की परिस्थितियां नहीं थी। लेकिन कई बार गाँव के अंदर उनका एक्सटॉर्शन का रैकेट चलता था, कई किडनैपिंग के मामले सामने आए, तो हमारे ऑपरेशंस सतत चलते रहते थे। बर्मा के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, जो भारत से लगती सीमाओं हैं वहाँ पे हमारे कभी कभी ऑपरेशंस होते रहते थे। कभी इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मिलती थी कि वहाँ के कार्डर्स हमारे भारत की सीमाओं में अंदर आके और ये एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग का उन्होंने करा है। तो उस दरमियान भी जाने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात कि हम जब कभी असम जाते हैं तो शायद कामाख्या मंदिर में जाके देवी का दर्शन कर लेते हैं या काजीरंगा जाके राइनोस को हम देख के वापस आ जाते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ जोरहाट में रहा तो हमारी आंतरिक असम की खूबसूरती, वहाँ के जहाँ हमारी CRPF की कंपनीज को स्टेशन किया गया था, असम के अंदर आपको भी जैसे मैं बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश में एक नामसाई करके जगह है और नामसाई से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पे एक परशुराम कुंड बना हुआ है, जहाँ पे दशहरा के पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और कहा जाता है कि जब परशुराम जी ने अपनी माँ का वध किया था और उनके फारसे में वो जो उनके माँ का सिर फंस गया था, तो वो वहाँ जब आए उस जगह पे जो नामसाई के आगे मैं कुंड बता रहा हूँ, परशुराम कुंड, वहाँ उन्होंने वो प्रायश्चित किया और वहाँ पे उनको उन्होंने वो उस सिर को अपने फारसे से अलग किया। तो वहाँ आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है और काफ़ी संख्या में यात्री लोग आते हैं। ये हमको शायद कभी इस बात का कुछ मालूम भी नहीं था। ऐसे ही डिगबोई वहाँ जगह है जहाँ पे भारत की सबसे पहली रिफाइनरी, हम लोग कब से इस चीज़ को पढ़ते रहे कि भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, और वो डिगबोई थी। और मेरे को डिगबोई जाने का मौका मिला, मैंने वो रिफाइनरी भी देखी और बड़ा अचंभा हुआ कि 1901 में हम लोग ने वहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे वो रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर दी। एक बड़ा ऐतिहासिक सा जानकारी थी जो जानने को मिली, देखने को मिली। और वहाँ के टी बागान देखने को मिले, अंग्रेज़ों ने किस तरह से वहाँ पे आके ये सारा उस क्षेत्र का विकास किया, मारवाड़ी लोग कैसे वहाँ गए और उन्होंने अपना बिजनेस वहाँ पे फैलाया, ये सब इस नौकरी के अंदर ही जानने को मिला। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी जानकारी अपने काम के साथ साथ ये भी देखने को मिली। इसके बाद आपको वापस गुजरात बुला लिया गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर। इतने ऊंचे पद पर प्रेशर भी बहुत रहता होगा, जनता का, पुलिस का, राजनेताओं का। कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप इन सब में? तो CRPF का मेरा टेन्योर कुल 7 साल का था और ये एक टेन्योर इतने साल का परमिट होता है, उसके बाद आपको वापस आपके कार्डर स्टेट में वापस जाना पड़ता है। मैं नवंबर 2020 में कोविड के टाइम पे वापस गुजरात आया और 2022 में मेरी पोस्टिंग हुई कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकोट सिटी की तरह से। ये बहुत बड़ा एक सम्मान मेरे को फिर से मिला, एक कमिश्नर का ओहदा मेरे को मिला। और जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी फोर्सेस होती हैं और एक कमिश्नर तरीके, एक शहर के पुलिस कमिश्नर तरीके बहुत सारी फोर्सेस के संग आपको समन्वय बैठाना पड़ता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे प्रेस के लोग हों और या आपके अपना जो फोर्स होती है उनके लोग हों। वो बड़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, सबका अपना अपना एजेंडा होता है, सब अपने अपने चीज़ों को अपने अपने नज़रियों से देखना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप अपनी बिलीफ को
अगर एक बार सामने रख दें और लोगों तक आप क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं और आप किन चीज़ों के अंदर विश्वास रखते हैं, ये मैसेज अगर आप बहुत स्पष्ट रूप से सभी लोगों तक पहुंचा सकें तो वो भी आपके संग एक जैसे कहते हैं ना, एक समन्वय बैठा लेते हैं। उनको भी समझ में आ जाती है कि कौन अधिकारी किस तरह की का उसका व्यवहार है, किस तरह का उसका टेम्परामेंट है, किस तरह की उसकी अपनी सोच है, किस तरह की काम करने की उसकी शैली है। वो भी एक उन तक भी वो एक बात पहुंच जाती है और शायद थोड़े दिन के बाद वो चीज़ अपने जगह पे बैठने लग जाती है। ये एक मेरे लिए ख़ास थोड़ा एक था, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद पुलिसिंग के अंदर वापस गया और मैंने कभी उस क्षेत्र में नौकरी नहीं करी थी। उस जो सौराष्ट्र है, जाजकोट जो उसका मुख्य शहर है, वहाँ मैंने पहले कभी नौकरी नहीं करी थी। तो मेरे को एक थोड़ा सा नया वातावरण था, मेरे लिए नई चुनौतियाँ थी। पर थोड़े समय के बाद ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपनी जगह पे आ गई और मेरा 2 साल का वहाँ कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला वहाँ काम करके, क्योंकि मेरी ये एक बहुत बड़ी धारणा है। जब मुझसे पहली बार भी पूछा गया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर से क्यों पुलिस ऑफिसर बन रहे हो, तो मेरा यही कहना था कि एक पुलिस एक ऐसी सर्विस है कि जो आपके लिए रोज और हर इंसान आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है तो वो आपका हालचाल पूछने नहीं आता है, वो अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है और अगर आप उसमें सहभागी बन के उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन है। तो ये इस उम्मीद और इस विश्वास के संग मैंने ये पुलिस सर्विस ज्वाइन करी और जब कोई व्यक्ति का मैं केस सॉल्व कर देता था या किसी की प्रॉब्लम मैं दूर कर देता था और दोबारा आके वो जब मेरे को धन्यवाद देता था या पुलिस फोर्स को धन्यवाद देने के लिए दोबारा मिलता था, तो आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था कि आपने अपना काम सही ढंग से करा। सर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि काश हर पुलिस कर्मी का ऐसे ही विचार हो और जनता के मन में उनके प्रति बहुत ही प्यार हो जाएगा। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको फिर से पुलिस मेडल से नवाजा गया, अब की बार किस बात के लिए? सर, ये जो मेडल अभी मेरे को अभी मिला कुछ दिनों पहले, ये हर एक ऑफिसर के लिए जो पुलिस के अंदर है, जो यूनिफॉर्म पहनता है, ये उसके लिए बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। क्योंकि पूरे समग्र भारत की जितनी भी पुलिस फोर्स को हम ले लें, चाहे वो राज्य पुलिस हो, चाहे वो CPMF हो, CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, CBI हो, सब लोग हों, उसमें से मात्र 80 से 85 लोगों को ये मेडल मिलता है। और 80 से 85 लोगों के बीच में आपको आपका नंबर आना और आपका चयन होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसकी स्क्रूटनी जो है वो 2 लेयर पे स्क्रूटनी होती है। जब आपका नॉमिनेशन भेजा जाता है सेंटर को, सेंटर के बाद एक कमेटी बनती है जो एक प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी करती है और उसके बाद एक बड़ी कमेटी बनती है जिसमें देश के जो DG रैंक के अधिकारी हैं वो उसमें से सिलेक्शन करते हैं और उससे पहले का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिगरस है। आपके बारे में कई लोगों को फ़ोन किए जाते हैं, कई लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, आपका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है और फिर आपको ये मेडल जो कहलाता है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, जो 25 साल की कम से कम सेवा के बाद आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं और आपको वो अवार्ड होता है। तो ये मेडल मेरे को 15 अगस्त 2022 को भारत सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन अभी ये मॉडल मेरे को मुख्यमंत्री गुजरात ने पिछले महीने हमको ये मेडल मेरे को दिया गया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है, मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं इस मेडल का हकदार बना। 2022 में आपको पुलिस मेडल मिला। इसके पहले हिंदुस्तान में कोरोना की लहर आई थी जो बहुत ही भयानक थी। अचानक एक दिन प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया, सब कुछ बंद है, पूरा भारत बंद हो चुका था। इस समय सिर्फ और सिर्फ पुलिस सड़कों पे थी। जिस समय आम आदमी अपने घर से भी निकल नहीं पाता था, उस समय पुलिस सड़कों पे रहकर सबकी सेवा, सबका बचाव कर रही थी। कई बार
कुछ लोग बाहर निकलते थे, उनसे पुलिस की झड़प भी होती थी, उनको समझा के भी भेजते थे। तो इन सब के लिए आपने जो आपके पुलिस वाले जो सड़कों पे तैनात थे, उनको कैसे प्रेरित किया, उनको कैसे समझाया? क्योंकि इंसान तो वो भी थे, जान तो उनकी भी थी। कैसे किया आपने ये? राजीव जी, अच्छा आपने एक सवाल मुझसे पूछा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। ये बड़ी एक एबनॉर्मल सी चीज़ थी जिसके लिए हम कभी तैयार भी नहीं थे, ना हमको इस बात का कोई आइडिया भी था कि ऐसी कोई चीज़ आ रही है और उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। मैं उस वक्त दिल्ली में पोस्टेड था, मेरी सीआरपीएफ दिल्ली के अंदर मेरी पोस्टिंग थी। मैं आईजी दिल्ली सेक्टर था। और क्योंकि आप दिल्ली की अपनी सेंसिटिविटी समझ सकते हैं कि वहाँ पे सब उच्च कक्षा के नेता भी हैं, उच्च कक्षा के अधिकारी भी होते हैं। और शुरुआत में क्योंकि किसी को भी किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि ये क्या है और इसको किस तरह से हम लोग प्रिवेंट करें। तो पहला तो हमारे लिए ये थी कि क्योंकि हम लोग उस वक़्त बटालियंस में हज़ार लोग रहते थे, और क्योंकि ये होता था कि अगर एक को भी पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया तो जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं उन सब कांटेक्ट्स के लोगों को आपको क्वारंटाइन करना पड़ता था। और लोगों में बड़ी घबराहट थी, बड़ा डर था, तो इसलिए वो एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते थे, एक दूसरे से संपर्क भी नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स होते थे, वो डॉक्टर्स भी इस बात से डरते थे कि कहीं उनको किसी इन्फेक्शन वाले व्यक्ति से अगर मिलना हो गया और उनको कोरोना हो गया तो वो किस तरह से हैंडल करेंगे। तो बड़ी एक बहुत असमंजस सी परिस्थिति थी, बहुत मुश्किल सी परिस्थिति थी कि लोगों को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। और आपको अगर याद हो कि फरवरी के आखिर के अंदर दिल्ली में दंगे भी हुए, और जब वो दंगे हुए तो काफ़ी पुलिस फोर्स को वहाँ लगाया भी गया। काफ़ी दिनों तक वो पुलिस फोर्स वहाँ पे रही उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर। और जब वो जाते थे आते थे तो पूरी प्रिकॉशन लिए जाते थे कि उनका कोई इस तरह से इन्फेक्शन कैंप में नहीं आ जाए। तो अगर कैंप में अगर इन्फेक्शन आ गया तो वहाँ पे हज़ार लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, तो वो बड़ा एक आउटब्रेक सा नहीं हो जाए तो बहुत मुश्किल होगी। तो जितना भी प्रिकॉशंस उस वक़्त के लिए जो बताए गए थे वो हम लोगों ने लिए। लेकिन जो बात आपने करी कि हर व्यक्ति के मन में डर था। कुछ केसेस हमारे पास आए कि जो लोग छुट्टी पे गए थे और छुट्टी पे से लौट के आए, उसमें से कुछ लोगों को फीवर आया, उनका टेस्टिंग हुई और वो कोरोना पॉजिटिव मिले। अब जब वो कोरोना पॉजिटिव मिले तो बाकी लोग जिनसे वो मिले होंगे तो उनको भी क्वारंटाइन किया गया, उनको भी है ना वॉच में रखा गया। यहाँ तक कि कुछ लोग उच्च अधिकारियों से भी मिले, उच्च राजनेताओं से भी उनकी मीटिंग हुई। उन सब लोगों को उस वक्त एहतियात के तौर पे क्वारंटाइन किया गया कि भाई कहीं वो लोग इससे इन्फेक्शन नहीं हो जाए। जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के अंदर पुलिस ने सेवा भी बहुत करी, क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन थे कि जो सतत 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे थे, नाकाबंदी कर रहे थे। लोगों को जिस तरह की मदद चाहिए थी, किसी को राशन चाहिए था, किसी को कहीं ट्रेन पे छोड़ना था, किसी को कोई भी बीमारी थी हॉस्पिटल पहुंचाना था, तो शायद पुलिस ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था कि जो इसको पूरा कर रहा था। हमने कई जगह देखा कि पुलिस वालों ने बहुत सेक्रीफाइस भी किया, वो अपने परिवार से दूर रहे, घर नहीं गए, कई बार अपने ऑफिस में रहे, बैरक्स में रहे, पर इसी डर से कि कहीं, क्योंकि वो 24 घंटे ग्राउंड पे होते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन हो और वो अपने फैमिली को पास ना करें, वो कई दिनों तक घर नहीं जाते थे। लेकिन भारत की पुलिस ने कभी कोई भी समय मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ध्यान पर है कि उन्होंने कभी ऐसी जवाबदारियों से पीछे हटे हों और उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई। तो यह एक बहुत कठिन समय था, और ऐसे ही कठिन समय जब लहर 2 आई तब भी था, और उस वक़्त भी पुलिस ने उस काफ़ी मुस्तैदी के संग एहतियात लेते हुए अपनी ड्यूटी निभाई। आप जब राजकोट में पोस्टेड थे तो वहाँ एक बड़ी भयानक
अग्नि दुर्घटना हुई थी गेमिंग जोन में, क्या हुआ था वहाँ उस समय? कई बार ये होता है सर कि जो हम अगर जैसे सड़क पे कई बार जाते हैं और सड़क पे बड़ा बोर्ड पड़ता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो अपनी जीवन का एक मंत्र होना चाहिए कि कभी कभी छोटी छोटी बातें हम लोग जो ध्यान पे नहीं लेते हैं और उससे कितनी बड़ी घटनाएं बन जाती हैं। ये उसका एक बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है कि वहाँ पे एक गेमिंग जोन था जहाँ पे गो कार्टिंग होती थी और अब अलग अलग इस तरह के इंडोर गेम्स जो होते हैं, एक जंपिंग होता है, बॉलिंग एली होती है, इस तरह की चीज़ें वहाँ चलती थी। उस गेमिंग जोन का एक एक्सटेंशन हो रहा था कि वहाँ पे एक नया स्नो पार्क बनाया जा रहा था। तो जो स्नो पार्क बनाया जा रहा था तो उसके लिए इंसुलेशन की कामगिरी होती है जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे और जो बर्फ़ है वो बर्फ़ मेंटेन रहे, वो पिघले नहीं। उसके लिए एक वेल्डिंग का काम चल रहा था और जहाँ पे वो वेल्डिंग का काम चल रहा था उसके नीचे थर्मोकोल की कई सारी शीटें वहाँ थर्मोकोल की शीटें थी और थोड़ा बहुत कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी उसी वेल्डिंग की स्थल जहाँ हो रही थी उसके नीचे इकट्ठा किया गया था। जब वो वेल्डिंग का काम हो रहा था तो ऊपर से जो स्पार्क्स निकली वेल्डिंग की, उस स्पार्क के कारण उन थर्मोकोल शीट के अंदर और वो इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो था उसमें आग पकड़ी गई और वो आग इतनी जल्दी फैली क्योंकि पूरा जो गेमिंग जोन था उसमें इसी तरह के मटेरियल थे, फोम था, रबर था, प्लास्टिक थी, तो जिस लकड़ी थी, प्लाईवुड थी, जिसके कारण आग इतनी जल्दी फैली कि जो अंदर गेमिंग जोन के अंदर जो थे और एंजॉय कर रहे थे उनको मौका ही नहीं मिला उसमें से बाहर आने का। और उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो था बहुत ही दुखद घटना थी जिसके अंदर 27 लोगों की मृत्यु हुई। एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि लापरवाही, असावधानी और शायद गैर समझ के कारण इस तरह की घटना घट गई, लेकिन उसमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ। आपके 2 बच्चे हैं, शिविका और आहान, कितने बड़े हैं और अभी क्या कर रहे हैं वो? सब शिविका मेरी बड़ी डॉटर है। उसने दिल्ली के गार्गी कॉलेज से बीए करा और नोएडा के फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से एमबीए किया फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट में। उसके बाद उसने अहमदाबाद में अरविंद मिल्स के संग नौकरी करी और अब वो खुद अपना कंपनी बनाने के में है और उसने बहुत जल्दी अपनी कंपनी लॉन्च करेगी जिसका नाम है धरोहर ऑफ पर्ल्स। अभी उसका रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और बहुत टूंक समय में वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बनने की कगार पे है। मेरा दूसरा बेटा है जो अभी उसका नाम आहान है और वो यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा से उसने बीटेक करी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और अभी वो CIBC बैंक टोरंटो में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की तरह से काम कर रहा है। सर, आपका रिटायरमेंट नज़दीक है, अब आगे के लिए क्या प्लान्स हैं? अभी मेरा 1 साल रिटायरमेंट में बाकी है सर। अभी बहुत कुछ हमने उसके लिए सोचा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मेरा टीचिंग का एक पैशन था शायद उसको मैं दोबारा अपनाऊँ, उसकी तरफ जाऊँ और इन 31 सालों की सर्विस के अंदर बहुत कुछ चीज़ें मिस हो गई, उस चीज़ों को कैचअप करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि ट्रैवल थोड़ा अपना बढ़ाऊँगा और जो चीज़ें देखने जैसी थी जो नहीं देख पाए कि या इस प्रोफेशन के दरमियान मौका मिला पर उसको हम पूरी तरह से नहीं एक्सप्लोर कर पाए, उन सब चीज़ों को मेरी बकेट लिस्ट में है तो मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि निवृत्ति के बाद शायद टीचिंग मेरा वापस क्षेत्र होगा कि जहाँ मैं वापस जाना पसंद करूँगा। वैसे तो आप देश की सेवा में हमेशा ही बिजी रहे, पर जब भी आपको कुछ समय मिलता है आप क्या करते हैं? मेरा मतलब आपकी हॉबीज़ वगैरह से। पुलिस की नौकरी वैसे तो 24 कलाक की नौकरी होती है क्योंकि आप
पूरे दिन में कुछ भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या इंसिडेंट हो जाएगा, कब क्या इशू खड़ा हो जाएगा, कैसा दिन आपका निकलेगा, रात कैसी निकलेगी, बहुत प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं अपने लिए कुछ समय निकालूं, और जैसे मेरे को खेलने का बहुत शौक़ है तो मैं अपने लिए दिन में 2 घंटा ज़रूर निकालता हूं। मैं अपना उसमें खेलता हूं, अपना फिटनेस करता हूं। जो थोड़ा समय मिलता है तो वो फैमिली के संग देने की कोशिश करता हूं, उनके संग थोड़ा टाइम निकालता हूं, बच्चों के संग टाइम निकालता था। कुछ पढ़ने का शौक़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो और जगह बनती है लेकिन आपको आपके क्षेत्र में भी प्रभावित करती हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहने की कोशिश रहना चाहिए। तो मैं खुद अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने प्रोफेशन के अंदर उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा पढ़ना भी पसंद करता हूँ। आपके इतने इलस्ट्रियस करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज तक याद है जिसमें आपकी जान को खतरा भी बन गया? कैसे आपने उस चीज़ को हैंडल किया? सर, कई बार ऐसा होता है कि जब पब्लिक ऑर्डर का इशू आता है या लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है, तो जो पब्लिक होती है वो पुलिस को सॉफ्ट टारगेट बना लेती है। और क्योंकि पुलिस हर वक्त उनके सामने रहती है, 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, ख़ास करके जब गोधरा के दंगे भी हुए या उसके बाद कुछ इस तरह की घटनाएं घटी कि जब हम लोग मॉब के सामने खड़े थे और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर मारा पुलिस पे हुआ, जिससे कई हमारे पुलिस के लोग घायल भी हुए, चोट भी लगी। पर एक ऐसा इंसिडेंट जब कभी उसके बारे में याद आता है तो लगता है कि ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार राजस्थान के बॉर्डर पे रात को पेट्रोलिंग में था, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली कि राजस्थान से दारू, क्योंकि गुजरात में दारूबंदी है, प्रोहिबिशन है, तो वहाँ पे स्मगलिंग बहुत होती है दारू की। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक घर के अंदर वहाँ से दारू आया और घर में वो दारू छुपा हुआ है। वो पूरा इलाका एक आदिवासी बेल्ट थी, बिल्कुल राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे। हम लोग रात को 12:30-1 बजे वहाँ पे गए, हमने उस घर में रेड करी, और जब रेड करी और घर की सर्च कर रहे थे तो जिस व्यक्ति पे हमको डाउट था वो धीरे से अंधेरे के अंदर लाभ लेके वो निकल गया। थोड़ी देर के अंदर ही जब हम अपनी कार्रवाई कर रहे थे, मुद्दा माल जो था वो उसको सीज कर रहे थे, पंचनामा की कार्रवाई कर रहे थे, उतने में एकदम से ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमको समझ भी नहीं आया कि रात को 1-1:30 बजे क्यों इस तरह के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन जो मेरा ड्राइवर था उसको ये इस बात का अंदेशा आ गया कि कुछ खतरा है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसने तुरंत हमको आवाज़ दी और कहा कि साहब जल्दी आप गाड़ी में बैठें और यहाँ से निकलना होगा। हम लोग दौड़ के आए, गाड़ी में बैठे। गाड़ी को जैसे ही हमने ऑन किया, हेडलाइट में सामने देखा तो बहुत सारे लोग, कम से कम 200-300 लोग पूरे हथियार से लैस, जिसके अंदर कुहाड़ी भी थी, तलवारें भी थी, धारियाँ भी था, लकड़ी भी थी, वो बिल्कुल एकदम हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। और अगर हम वहाँ से नहीं निकलते तो शायद हम पे हमला हो जाता, और हम मतलब किस परिस्थिति में होते वो कहना बहुत मुश्किल था। पर ये एक लेसन भी था कि ऐसे क्षेत्रों में जब जाओ तो वहाँ की लोकल कस्टम्स को भी आप ध्यान में रखें और उनके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। एक बहुत कठिन सवाल जो शायद कोई पुलिस अधिकारी से, इतने बड़े अधिकारी से पूछना नहीं चाहेगा, मैं कोशिश करता हूँ। भारत का एक आम नागरिक होते हुए अगर मेरे सामने एक सैनिक और एक पुलिस का सिपाही खड़ा हो तो मुझे सैनिक से सुरक्षा और पुलिस वाले से डर लगेगा। एक उच्चतम पुलिस अधिकारी होने के नाते इस डर को कैसे समाप्त करेंगे? ये दोनों बहुत अलग अलग प्रोफेशन है। जो सैनिक है, आर्मी है, डिफेंस की हमारी सर्विसेज हैं, वो देश को बाहरी ताकतों से सुरक्षा प्रदान कर रही है। और क्योंकि आज इस तरह का हमारे पास एक माहौल बनता है कि बॉर्डर के उस तरफ से काफ़ी आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं और उसको बॉर्डर के ऊपर बहुत मुस्तैदी से हम लोग सामना कर रहे हैं और उसको सफलता भी मिल रही है। इसलिए एक आर्मी के या और जो डिफेंस सर्विसेज के जो जवान होता है उसके लिए एक हमारा
जो देखने का नज़रिया है वो अलग है। पुलिस क्योंकि एक आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है और ना ही वो सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का काम कर रही है, पर जैसे मैंने कहा कायदे व्यवस्था है, क्राइम प्रिवेंशन है, इस तरह के काम उनका रोजाना का काम है। और क्योंकि पुलिस का जो काम है, पूरा काम अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा नेगेटिव सा काम होता है, क्योंकि हम लोग हर बार किसी न किसी चीज़ के लिए टोका टाकी करते हैं, फाइन करते हैं। कई बार जो हमारी मेथोडोलॉजी है काम करने की, उसके अंदर हम लोग कुछ आगे चले जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा मीन्स हम लोग उसको अपनाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पुलिस का एक नेगेटिव सा रोल सामने आता है। यहाँ तक कि जैसे आप राजीव जी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब बचपन से हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि देखिए पुलिस वाले हैं, पकड़ के ले जाएंगे, कि पुलिस, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो पुलिस अंकल हैं जो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो बच्चों के शुरू के टाइम से हम बच्चों के मन में भी इस बात को धारणा में एक बैठा देते हैं कि ये पुलिस है, इसका पकड़ने का काम है, पुलिस पकड़ेगी तो मारेगी। और जो मीडिया है या हमारे मूवीज़ हैं, उसमें भी एक पुलिस का एक बड़ा नेगेटिव सा कैरेक्टर प्ले किया जाता है। या तो वो एक कॉमेडी के रूप में, पांडु हवलदार के रूप में पुलिस को पोर्ट्रे किया जाता है, या फिर वो क्रिमिनल्स के संग उसका नेक्सस दिखाया जाता है, जिससे एक आम आदमी के मन में ये धारणा रहती है कि पुलिस का मतलब है कि कुछ गलत होगा या पुलिस हमारे संग ठीक से बात नहीं करेगी, व्यवहार नहीं करेगी। और ये बहुत हद तक मैं मानता हूँ कि सच भी होगा, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोफेशन है उसमें बहुत टाइम हम लोग इसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो कई लोगों का माइंडसेट भी उसी टाइप का हो जाता है। और थोड़ा सा जब जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक के अंदर आदमी 8 घंटे खड़ा हुआ है और उससे जब आर्ग्यूमेंट होता है तो वो अपना आपा खो देता है या उसका फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकल जाता है। तो एक हमारी जो इमेज है वो थोड़ी जिसे कहते हैं नेगेटिव हो गई है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सोशल एटिकेट्स हमारे को अपने लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, और पब्लिक को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम भी उन्हीं के एक पार्ट है, उसी सोसाइटी में से हम लोग भी आते हैं। और अगर पब्लिक पुलिस के संग कोऑपरेट करेगी तो ये सब घटनाएं नहीं घटेंगी और पुलिस का काम और अच्छा होगा। पुलिस और मोटिवेट होके और एनकरेज होके काम करेगी और अच्छे रिजल्ट दे पाएगी। सर, एक बहुत कॉमन सवाल है जो हर मोटरिस्ट या हर मोटरसाइकिल जो भी मतलब व्हीकल चलाता है उसके दिमाग में जरूर आता है, पर वो है ना, वहां खड़े एक जो हवलदार या सिपाही कुछ भी कहिए उससे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो नाकेबंदी होती है, आप बैरियर लगा के खड़े हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा दिखाई दिया अक्षरधाम पे बहुत जबरदस्त बैरियर है कि सिर्फ एक गाड़ी निकल पा रही है, बट वहां कोई पुलिस वाला नहीं है और आधा किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। सर, ऐसे बैरियर का क्या फायदा जहां पुलिस वाला ही नहीं खड़ा, और अच्छा खड़े भी होते हैं तो वो 2 पुलिस वाले फोन पे बात कर रहे होते हैं। और अक्षरधाम तो इतना बिजी चौराया है दिल्ली का, मतलब ऐसा क्यों होता है? ये बैरियर लगाने का फायदा क्या है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये मैंने दिल्ली में भी महसूस किया था, मैं यहाँ पे भी कई बार महसूस करता हूँ। जब कभी कोई घटना घट जाती है या कभी कोई वीवीआईपी विजिट्स होती हैं, जिस वक्त हम लोग ज़्यादा सख्ताई करते हैं, इन द सेंस कि चेकिंग ज़्यादा करते हैं कि जिससे कि कोई अप्रिय घटना और ना घटे, या किसी कभी कोई इंसिडेंट बन जाता है जिसके अंदर हमको नाकाबंदी करके गाड़ियाँ चेक करनी होती हैं या व्यक्ति को चेक करना होता है। इस तरह की टाइम पे हम लोग ये बैरियर्स लगाते हैं ताकि हम लोग गाड़ियों का स्पीड कम करके और गाड़ियों को चेक कर सकें। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार वो बैरियर्स लगा दिए जाते हैं कि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, और कई पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगती है, पर वो पुलिस वाले कभी रिपोर्ट नहीं करते हैं या उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते। जैसे आपने कहा कि 2 जने होंगे, 3 जने होंगे, पर वो अपने बातों में मशगूल होंगे, मोबाइल पे बात करते होंगे। ये एक टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है हमारा। नौकरी के तरफ जो हमारा एटीट्यूड है, उसकी सीरियसनेस के प्रति हमारा एक ये प्रॉब्लम है, जिसको कभी कभी एड्रेस भी किया जाता है, लेकिन हर वक्त ये एड्रेस नहीं हो पाता है।
और इस तरह के नज़ारे आप लोगों को सड़क पे देखने को मिलते हैं, जिससे पुलिस की इमेज ज़रूर ख़राब होती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की रहती है जैसा आपने बताया, आपके लिए परिवार ने कभी इस पर आपत्ति नहीं करी? आप उनके लिए कैसे वक्त निकालते हैं? क्या छुट्टी लेके जाते हैं उनके साथ या कैसे करते सब ये परिवार इस बात को समझता है और हम लोग अपने परिवार के कारण ही अपनी नौकरी कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को जैसे कहा कि बहुत समय ना दे पाते हैं, बच्चों की परवरिश को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं मॉनिटर कर पाते हैं। तो हमारी जो वाइफ है वही हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, वो पूरे परिवार को संभालती है, हमको भी संभालती है कई बार। अगर उन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में ना हो तो शायद हम लोग इतनी मुस्तैदी से और सजगता के संग शायद नौकरी नहीं कर पाएँ। इसलिए जो भी टाइम हमको मिलता है, जो भी हम लोग अपनी नौकरी में से टाइम को चुरा पाते हैं, हम उनको देने की कोशिश करते हैं और वो उस बात से शायद अडॉप्ट हो जाते हैं कि वो उस बात को समझ जाते हैं कि हमारी नौकरी ऐसी है, हमारा काम ऐसा है, जिसकी वजह से हम लोग उनको इतना कम टाइम दे पा रहे हैं। पर हैट्स ऑफ टू दी फैमिली, इस बात को समझ के वो हमेशा हमारे सपोर्ट में रहती है और हमारे को एनकरेज भी करती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ भी रहती है। सर, वैसे तो आपने पूरी ज़िंदगी मीडिया के सवालों का जवाब दिया, उनसे घिरे रहे होंगे, पर आज जिस बेबाकी और आत्मीयता से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, उससे हमारे मन में पुलिस के प्रति बहुत आदर का भाव जागृत हुआ। काश सब पुलिस अधिकारी आपकी तरह ही इतने निर्मल, सरल हृदय व जनता की भावनाओं की कद्र करने वाले हों, तो जनता पुलिस को अपने सर पर बैठा ले। आपने भृगु लीनियज को अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।